उत्तर प्रदेश में बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव से बात की हमारे संवाददाता इरफान शेख ने। आइए सुनाते हैं उनने क्या कुछ कहा। आज हमारे साथ खास मुलाकात में है धर्मेंद्र यादव जी। अगर हम इस वर्ड को देखें, DNY एक यंग लीडर हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और ये अखिलेश जी की बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, जो कि एक खुद यूथ लीडर है। तो अगर आप DAY देखेंगे तो डे होता है, डे यानी अच्छे दिन। अच्छे दिन के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं ये लोग, हम खुद जानना चाहेंगे धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी बताएं, ये किस तरीके से अच्छे दिन यूपी में आएंगे? देखिए, यूपी का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों के अच्छे दिन वो अच्छे दिन नहीं जो लोगों ने चुनाव में वादे किए और चुनाव के बाद भूल गए दिन के। हम लोग रियल में अच्छे दिन लाने का लगातार प्रयास किए और हम लोगों ने वादे नहीं किए इस तरह के, और बातें नहीं की इस तरह के, ख्वाब लोगों को इस तरह से नहीं दिखाए जो हम लोग पूरे न कर सकें। और आज जब हमारी सरकार के तकरीबन 4.25 साल पूरे हुए कार्यकाल के, समाजवादी सरकार के, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी की सरकार के, तो हम इस मौके पे कह सकते हैं कि 2012 के जिस घोषणा पत्र को उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना समर्थन दिया था, आज वो घोषणा पत्र पूरी तरह से हम लोग पूरा कर चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे भी काम हुए जो चुनाव में हम लोगों ने जनता के जो वादे नहीं किए थे उसके बावजूद हुए। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत बेहतरीन काम हुआ है। किसी भी क्षेत्र में, अगर आप इंफ्रा के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो जहाँ एक्सप्रेसवे भी हम बना रहे हैं, वहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं जो 4 लेन से जुड़ चुके हैं। यही नहीं, बहुत सारी सड़कों में सुधार हुआ है। कई एक जगह पे आप देखेंगे और तो महसूस करेंगे, कई शहरों में कोई ऐसा जनपद नहीं जहाँ सड़कों के बेहतरीन काम न किया गया। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ, आप अगर बिजली के क्षेत्र में बात करें, जो उत्तर प्रदेश की गंभीर समस्या हुआ करती थी, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ थी, और वो माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले 3.5-4 सालों के अंदर तीनों फील्ड जो बिजली के होते हैं, चाहे वो जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, तीनों में अलग अलग तरीके से एक बेहतरीन काम करने का प्रयास किया। और आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजली की जो क्षमता है अपनी जनरेशन की, वो अपने में सरप्लस हो रही है। और आने वाले कुछ समय के अंदर आप महसूस करेंगे कि शहरों में 22 घंटे और देहात में 16 घंटे से ज्यादा बिजली उत्तर प्रदेश के हर गाँव और शहर में लेकर बोल रहे हैं क्या? ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। इसी तरह से आप बात करेंगे, बहुत सारे लोग अपने तरक्की की बात करते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूँ कि क्या देश के अंदर केवल उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ एक साथ कई जगह मेट्रो, लखनऊ मेट्रो आपके सामने, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आपके सामने, गाजियाबाद की मेट्रो आपके सामने, बनारस, इलाहाबाद, मेरठ की और कानपुर जैसे शहरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट ली जा रही है। तो आज कह सकते हैं एक साथ कई शहरों में मेट्रो का भी काम हो रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बिजली पे काम हो रहा है। आप मेडिकल अगर एजुकेशन की बात करें, जो एक गंभीर समस्या उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के सामने डॉक्टर्स की कमी है, अभी तक उत्तर प्रदेश ने 550 मेडिकल की सीट्स बढ़ा चुके हैं। और आने वाले इस समय मुझे उम्मीद है कि बदायूं का भी और बांदा का भी 2 और नए मेडिकल कॉलेज भी आने वाले जो सत्र होगा उस सत्र में शुरू होंगे। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं, अगर गिनाएंगे तो घंटों लग जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो इंफ्रा के क्षेत्र में काम किया है। वहीं अगर आप बात करोगे एम्बुलेंसेस, कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश जितनी बड़ी फ्लीट एम्बुलेंस की देश के किसी भी राज्य के पास नहीं है। जो कोई भी घटना, दुर्घटना, बीमारी के समय पे अगर कोई सूचना जाती है, 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंचती है। मामूली उपलब्धि नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे काम हो गए। किसानों की ये बात करोगे तो जहाँ 8 लाख से ज़्यादा किसानों का कर्ज माफ हुआ, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई को मुफ्त करने का भी काम किया। ट्यूबवेल्स के लिए फीडर सेपरेशन का भी काम चल रहा है। आप बहुत सारी नदियाँ, नहरें या उससे भी नीचे जो सप्लाई के लिए रजवाई से लेके जो सिस्टम है, पूरे सिस्टम में बेहतरीन सुधार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कोई भी क्षेत्र आप उठाओगे, हर क्षेत्र में आप पाओगे अमूल के माध्यम से और मिल्क के माध्यम से, चाहे वो कामधेनु योजना हो, तमाम प्लांट्स हों, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य बन चुका है दुग्ध उत्पादन का। तो बहुत सारे काम उत्तर प्रदेश ने किया और वही चीज़ें हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग नहीं कहते हैं, न नारे देते हैं। ये नारे देने वालों से पूछिए कि अब वो नारा क्यों नहीं दोहरा रहे हैं, और उनकी है हिम्मत, है हैसियत, तो उस नारे को 2017 में भी दोहराएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चैनल 1 की तरफ से इरफान शेख ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीजेपी से भी ये सवाल इन्होंने उठाया और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों से भी इन्होंने ये सवाल उठाया कि महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित क्यों नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा है। इरफान शेख, चैनल 1 न्यूज़, न्यू दिल्ली।
बिहार में 1 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर वाहवाही लूटने और चुनाव जीतने वाली नीतीश सरकार अब खुद राज्य में विदेशी शराब बेचने की तैयारी कर रही है। सरकार की नई शराब नीति को लेकर विभागीय चिट्ठी भी जारी हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। सिंहासन पर बैठने के बाद से लेकर अब तक सीएम नीतीश के कई रूप देखने को मिले। सत्ता मिलते ही नीतीश इतने जोशीले अंदाज में दिखे कि सूबे में शराब को पूरी तरह बैन करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ऐलान करने के साथ ही बिहार की जनता को लगा कि नीतीश को चुनकर उन्होंने कोई गलती नहीं की। हालांकि बयान काफी पुराना जरूर हो चुका है, लेकिन एक बार आप दोबारा सुन लीजिए नीतीश का वो जोशीला अंदाज। कारोबार में कोई घपला न कर सके और दूसरी तरफ हमारे गरीब जो झेलते हैं आज, इसके चलते जो मेरे मन में वो बात है शराबबंदी की बात, तो उसको लागू करना है। इस दिशा में अब अपने काम को 1-2 दिन और डिपार्टमेंट के सबको देखकर सीधे इस पर हमने कहा है कि इसका एक्शन प्लान तैयार करिए और मेरे लिए वो तारीख है 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 से हम इसके संबंध में नई नीति लागू करना चाहते हैं और वो नीति ऐसी हो कि हमारे गरीब के जीवन में जो आज अंधेरा है शराब के चलते, वो समाप्त हो और इस दिशा में काम करिए। और चूंकि इसको वर्कआउट किया जा रहा है, अभी उसकी पूरी तैयारी प्रारंभिक तौर पर की जा रही है, इसलिए आज के दिन उसके डिटेल को कहना शायद न तो संभव है और न मुनासिब, क्योंकि आज मैं कुछ कह दूं तो उसके बाद तो अंतिम चीज है, इसलिए मैं कहूंगा नहीं। मैं पूरा अवसर देता हूं कि आप कीजिए, लेकिन भाई हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने जो कहा है, हम बिहार में महिलाओं के दर्द को समझ सकते हैं। हमें चाहिए तरक्की। अगर कुछ पैसे का नुकसान भी हमारे खजाने में होता है तो और चीजें वेट कर लेगी, थोड़ा धीमी होगी, 1-2 साल प्रगति, लेकिन धीरे धीरे हम उसको एडजस्ट करेंगे। और हमको मालूम है अभी बहुत चीजें। लेकिन चंद दिन बीतते ही जाने क्या हुआ कि नीतीश अपने ही बयान से पलटी मारते हुए शराबबंदी पर से बैन हटा लिया। लेकिन चंद दिन बीतते ही जाने क्या हुआ कि नीतीश ने अपने ही बयान से पलटी मारते हुए शराबबंदी से बैन हटा लिया। हालांकि नीतीश के शराबबंदी पर से लिए गए इस यू टर्न को भी समझा जा सकता है, लेकिन नीतीश ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि शराबबंदी पर बैन हटाने वाला फैसला हजम नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने सिर्फ देसी शराब को बंद करने का ऐलान कर दिया। उनके इस ऐलान का मतलब था कि विदेशी शराब धड़ल्ले से सूबे में बिकती रहेगी। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार विदेशी शराब को बड़े स्तर पर सूबे में बांटना चाहती है। तभी तो वो इस दिशा में विदेशी शराब की ज्यादा दुकानें खोलने की फिराक में नजर आ रही है। बात चौंकाने वाली जरूर है, पर सच यही है। दरअसल नीतीश सरकार की नई शराब नीति को लेकर बिहार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आयुक्त ने राज्य के सभी सहायक उत्पाद आयुक्तों को 15 दिसंबर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उत्पाद आयुक्त ने अधिकारियों को BSBCL को गोदाम और खुदरा दुकान खोलने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। नीतीश सरकार के शराब को लेकर उठाए गए इस कदम पर अब सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर देशी शराब जानलेवा है तो क्या फिर विदेशी शराब जीवन देने वाली है, जिसके लिए इतने बड़े स्तर पर खोलने की बात की जा रही है, या फिर विदेशी शराब को खोलने की कोई और वजह है। आपको ये भी बताते हैं कि अगर राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगता है तो सरकार को 4000 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा होगा। तो कहीं सरकार राजस्व का हित साधने के लिए लोगों की जिंदगी की अनदेखी कर रही है। खैर जो भी हो, लेकिन सरकार अपने इस फैसले पर विपक्ष के घेरे के साथ साथ जनता के सवालों से भी घिरी है। भूमिका गोस्वामी के साथ चैनल 1 रिपोर्ट। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार।